So this becomes a 2 into 3.14 into f frequency 50 और कैपेसिटेंस कितना है 60 into 10 to the power -6। यहां से इस रिलेशन को सॉल्व करते ही मेरे पास IRMS की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। इस रिलेशन को सॉल्व करते ही IRMS की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया अपन ने, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है। कहां से पता चलता है, ओम्स लॉ से पता चलता है। ओम्स लॉ हमें बताता है V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाय R। अब R क्या होता है, रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर तो रेजिस्टर थोड़ी ना लगा रखा है, क्या लगा रखा है, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस किससे डिनोट किया जाता है, XC से, और XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा C की वैल्यू यहाँ पर पुट की, इसको सॉल्व करेंगे, IRMS कैलकुलेट हो जाए। बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है मेरे को कि यार आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये बताओ, एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल कितना होगा। तो कौन बता सकता है, ऑनलाइन मुझे बताओ, कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितना होता है। यस, कौन बता सकता है, एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितना होता है, बताइए। जीरो होता है। एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल फॉर ए कैपेसिटर एंड इंडक्टर जीरो निकल के आता था। हम बोलते थे एनर्जी एक बार एब्जॉर्ब होगी, फिर रिलीज होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी और फिर रिलीज होगी। ये पर्टिकुलर फंडा अपन ने बात की थी, और इस फंडे के कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने यहाँ पर एवरेज पावर को कितना निकाला था, जीरो निकाला था, ये याद रखिए। ऐसे ही आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेरे को वैल्यू दे रखी है। सी द क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 हेनरी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 32 माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 फैरेड, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। पूछा क्वालिटी फैक्टर बताओ, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला था 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी। क्यू फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी। आर की वैल्यू 10 दे रखी है, एल और सी की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, हम वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट होता है। वैल्यू को डायरेक्टली पुट करो, आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1/10 ब्रैकेट के अंदर, एल आ गया 2 और ये आ गया 32 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बना 16, बाहर आएगा बनेगा 4। सो क्यू इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/4 10 टू दी पावर -3। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा किसका, क्वालिटी फैक्टर का, कि कितनी क्वालिटी फैक्टर है या क्यू वैल्यू आपके सर्किट की कितनी है। कैसे निकाला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं क्यू फैक्टर का। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी। वैल्यू पुट करी, आंसर कैलकुलेट हो गया। समझ में आ रही है बात, वैल्यू पुट करो और आंसर कैलकुलेट करो, बस और कुछ नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। उससे पहले बताइए ऑनलाइन सबको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बताइए सभी, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं पास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखते हैं, अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। क्या दे रखा है, कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है जिनको साथ में कनेक्ट कर रखा है। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है C इज इक्वल टू 30 माइक्रो फैरेड, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 30 माइक्रो फैरेड एंड इंडक्टर इज इक्वल टू 27 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस दे दिया, इंडक्टेंस दे दिया।
अब अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एलसी ऑसिलेशन, और क्वेश्चन के अंदर अपन को बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी अगर ये दोनों क्या करें, ऑसिलेट करें। तो क्या फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला होता था एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, ये फ्रीक्वेंसी का होता था। लेकिन यहाँ पर अपन से क्या पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ। 2 पाई एफ क्या होता है, ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC आ गई। एक दो दिन तो भाई को करा लियो, एक बार को डंडे से दियो। वैल्यू पुट करो, एल की जगह पे हम रखेंगे 27 इंटू 10⁻³ और सी की जगह पे हम रखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 होता है 3 का क्यूब, होता है कि नहीं, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो बाहर क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। 1/9 अंडर रूट में मेरे पास क्या बचता है, तो यहाँ 10⁻1 10⁻9, तो 10⁻⁻8 बच जाता है मेरे पास। फिर इसको सॉल्व करूंगा, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 1/9 इंटू 10⁻⁻4, जो कि ऊपर जाके बच जाएगा 10⁻4। इसको सॉल्व कर लेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसकी वैल्यू होती है 1/√LC। क्या फॉर्मूला होता है, 1/√LC। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, अपन ने वैल्यू पुट की, आंसर निकाल लिया। क्लियर हो रही है बात। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, 8th को एक बार छोड़ो, 9th की तरफ चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलसीआर सर्किट है जिसको अपन ने 200 वोल्ट के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स से लगा रखा है। तो एलसीआर सर्किट के अंदर एल की वैल्यू दे रखी है 1.5 हेनरी, ठीक है, सी की वैल्यू दे रखी है 35 इंटू 10⁻⁻6, और आर की वैल्यू दे रखी है 20, आर की वैल्यू दे रखी है 20 सर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो एलसीआर में तीनों की वैल्यूज अपन को प्रोवाइडेड है, सही बात है कि नहीं। अब मेरे पास क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 200 वोल्ट। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई सोर्स इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था एलसीआर सर्किट वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के लिए एलसीआर सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको निकालने का सेम फॉर्मूला है, यही वाला। कौन सा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। कुछ नहीं करना, एल की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और यही क्या होती है, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। दिस इज ओनली नोन एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, नो डाउट इन इट, देयर इज नो डाउट इन इट, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सिंपल सीधी सी बात है, कैसे निकाला रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी, हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर 1/2 पाई अंडर रूट LC कर लो और आंसर निकाल दो। अगर कभी भी इस चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन आपसे पूछ ली जाए, तो हमेशा फॉर्मूला 90% ऑफ द टाइम यही यूज होता है। 10% ऑफ द टाइम हो सकता है क्वेश्चन आपको घुमा के देते, लेकिन बोर्ड्स में मैंने कभी वैसा क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर जब भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आप यही डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए बताइए, सबको यहाँ तक क्लियर है कि पास। ठीक है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। एक भी फॉर्मूला याद है, क्यों याद है, एक भी फॉर्मूला, कौन सा, तो अभी याद हुआ है।
देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेडियो कैन ट्यून ओवर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। ध्यान से सुनो, एक रेडियो है जो कि 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस कर सकता है। बोल रहा है इस रेडियो के अंदर जो इंडक्टेंस लगा है ना, वो इंडक्टेंस लगा है 200 इंटू 10 टू दी पावर -6 हेनरी का। कितने का इंडक्टेंस लगा? 200 इंटू 10 टू दी पावर -6 हेनरी का इंडक्टेंस हमारे इस सर्किट में लगा है। बताओ कैपेसिटर की रेंज कहां से कहां तक होगी अगर रेजोनेंस इन पे होता है तो। अब देखिए रेजोनेंस 800 पे भी हो रहा है, रेजोनेंस 1200 पे भी हो रहा है। पूछ रहा है कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी अगर इन फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेंस होता है तो यार इन फ्रीक्वेंसी पे अगर रेजोनेंस होता है तो आप खुद सोचो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/2π√LC। यही फॉर्मूला होता है। एक बार हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 800। एक बार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 800 ले लेंगे। और एक बार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे? 1200 ले लेंगे। एक बार हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 800 ले ली, एक बार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1200 ले ली। फ्रीक्वेंसी एक बार f1 पुट की, l की वैल्यू तो हमें पता है, c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी फॉर दिस, तो c1 आ जाएगा। ऐसे ही एक बार आप f2 पुट करोगे और c2 आ जाएगा। तो ये आपके पास कैपेसिटर की रेंज हो जाएगी कि आपका कैपेसिटर जो है वो सर्किट में कहां से कहां तक वेरी करता है। अगर आपके सर्किट के अंदर, ध्यान से सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोल रहा है एक रेडियो है जिसके अंदर यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस शो होता है। दैट मींस कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 800 भी है और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1200 भी है। तो एक बार हमने 800 यहाँ पर पुट किया, सी की वैल्यू निकाल ली। फिर एक बार हमने 1200 यहाँ पर पुट किया, सी की वैल्यू निकाल ली। तो आपको जो वेरिएबल कैपेसिटर है उसकी रेंज कैलकुलेट हुई। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप बताइए व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो रेंज है वो बताओ, वेरिएबल कैपेसिटर कहां से कहां तक वेरी करता है ये आप बता दो। तो यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन के अंदर लॉजिक समझने की कोशिश करिए, लॉजिक अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है। बताइए सभी लोग क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इस बार मैं 11th नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपसे मांगूंगा, देखते हैं कौन बता सकता है। अरे सीधा बैठ जा तू। बोल रहा है 11th नंबर क्वेश्चन में एक एलसीआर सर्किट है, एल की वैल्यू है 5 हेनरी, सी की वैल्यू है 80 माइक्रो फेरेड और आर की वैल्यू है 40 ओम। चलिए ये क्वेश्चन में दे रखा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है और वीआरएमएस की वैल्यू 230 वोल्ट है। वीआरएमएस की वैल्यू 230 वोल्ट। चलिए अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। वो बताइए वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो सर्किट को रेजोनेंस में ले आए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा? एक ही फॉर्मूला हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने का, कौन सा फॉर्मूला है? 1/2π√LC। खत्म बात। जहां पे भी इस क्वेश्चन के अंदर या ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए, एक ही फॉर्मूला लगाना, कौन सा है? 1/2π√LC। खत्म बात। ये पुट करो, आंसर निकाल। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट हमसे पूछा जा रहा है ऑब्टेन द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। कौन बता सकता है रेजोनेंस के टाइम पे इंपिडेंस सर्किट का कितना होता है? हैंड राइज करके बताइए। रेजोनेंस के टाइम पे इंपिडेंस सर्किट का कितना होता है? यस उत्कर्ष। कितना होता है बेटा? कितना होता है? आवाज नहीं आई। मयंक सर रेजिस्टेंस जितना 40। सही बात। हम जानते हैं एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस Z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस Z की वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम। मिनिमम हो गई तो दैट मींस
जेड मिनिमम कैसे निकाला जाता है? तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी तो क्या हो जाती है? 0। तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? आर। और जेड मिनिमम मेरे पास कितना आ जाता है? 40 ओम आ जाता है। डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 40 ओम। लेकिन इसने इस पार्ट में सिर्फ इतना ही नहीं बोला कि फिर इम्पीडेंस बताओ, इसने आगे एक और चीज बोली है कि करंट भी बताओ। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे? पहले आरएमएस वैल्यू तो निकाल। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस बाय जेड। अब वी आरएमएस कितना है? तो 230 है। जेड कितना है? 40 है। ये काटा तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? जो भी आ गया मान लो यही यही ऐसे रहने देते हैं। मुझे क्या करना है? पीक वैल्यू चाहिए। पीक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो आई एम विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स आई आर एम एस, या फिर मैं बोल दूंगा 23/4 √2 एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गया? पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गया। क्या आ गया? पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गया। सीरीज के लिए सही है। फॉर्मूला कौन सा लगाया? सीरीज ही लगाया ना। हम कभी भी फॉर्मूला पैटर्न वाला नहीं लगाए। मुझे तो सी पार्ट सोच के बताओ क्या होगा। Determine the RMS potential drop across 3 elements of the current. Show that the potential drop across LC combination is 0 at the result resonating frequency. Resonating frequency पे LC combination का potential drop 0 होता है, ऐसा क्यों? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? LC ऑसिलेशन, LC कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल ड्रॉप एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 0 होता है। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यस मैं सर रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, उनमें फेज डिफरेंस पाई का होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है और 0 हो जाता है। परफेक्ट परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। हमारा अगर LCR सर्किट देखा जाए और उसका फेजर डायग्राम बनाया जाए तो ये रहा पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रहा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस, और ये रहा पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर। पहली बात तो रेजोनेंस के टाइम पे पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर बराबर होता है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर के। दूसरी चीज क्या है कि ये और ये पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर एक दूसरे से 180 डिग्री या फिर पाई के फेज से अंतर रखते हैं, ऑपोजिट होते हैं। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, नेट क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों पे कंबाइंड कितना आ जाता है? 0। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। क्यों एक पे नेगेटिव ले रहे? क्यों? क्योंकि दोनों का फेज क्या है? ऑपोजिट है, एक दूसरे से ऑपोजिट है, और ये फेजर डायग्राम से अपन को पता चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट आंसर अपन को मिला इस चीज का, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर हम एडिशनल से पहले वाले सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। किसी को इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो फटाफट मुझे बता सकता है। यस, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस देन यू कैन टेल मी। यस मयंक। सर 9th क्वेश्चन में पावर पूछी थी। 9th क्वेश्चन में पावर पूछी थी आपने, फ्रीक्वेंसी निकाल दी थी सिर्फ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट पूछ लिया, पावर पूछ ली, पावर ट्रांसफर्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे को एक बात बताओ, रेजोनेंस के टाइम पे सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 9 पे वापस चल रहे हैं। रेजोनेंस के टाइम पे सर्किट का, LCR सर्किट का पावर फैक्टर कितना है? तो अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं, cos phi की बात करूं, तो दैट इज इक्वल टू 1 पोटेंशियल इनटू करंट इनटू cos phi। ये पावर का फॉर्मूला आता था कि नहीं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? Vm इंटू IM/2 पावर। कब? जब रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है सर्किट में? रेजोनेंस। अरे सर्किट में रेजोनेंस है तो उस टाइम पे इंपीडेंस कितना है? R के बराबर। सर्किट रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है, रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है तो पावर भी उतनी ही आएगी जितना एक रेजिस्टिव सर्किट की।
कितनी? जितनी एक रेजिस्टिव सर्किट की होती है। तो यहाँ पर मुझे करंट की वैल्यू तो पता नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा डायरेक्टली यहाँ से Vm स्क्वायर बाय 2R कर दूंगा। क्या कर दूंगा? Vm स्क्वायर बाय 2R। डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दो। पोटेंशियल की पीक वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन के अंदर, हमें वेरिएबल आरएमएस वैल्यू पता है 200, हम वहां से पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस हमें पता है सर्किट के अंदर कितना है 20, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सर्किट में इसने ये नहीं बोला कि किस टाइम पे आप निकालिए पावर, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं पूछी इसने, तो एवरेज पूछ ली। अब एवरेज पूछ ली कंप्लीट साइकिल के बारे में, तो बता भी कंडीशन कौन सी रखी है इसने पहले, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली, मतलब रेजोनेंस वाली। रेजोनेंस के टाइम पे सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करता है, और रेजिस्टिव सर्किट की पावर Vm/Im/2 होती है। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर 1 होता है। ये आ जाता है मेरे पास। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखिए ध्यान से एनसीईआरटी का, इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एनसीईआरटी, वही सेम सवाल है, वही सेम सवाल है। एलसी ऑसिलेशन पूछ लिया। सबसे पहले तो इसने बोल दिया एल और सी दे रखे हैं, इनिशियल चार्ज इन पे इतना है, बताओ व्हाट इज द टोटल चार्ज इनिशियली। ठीक है, मान लेते हैं कि चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, तो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना होगा, फाइनली भी उतना ही होगा। लेकिन हम जानते हैं रियलिटी में चार्ज एलसी ऑसिलेशन में कंजर्व नहीं रहता, लॉसेज होते रहते हैं। होते कि नहीं होते? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और अल्टीमेटली सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, डाई डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन में ये देखी थी। फिर पूछा कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में कब होगा और इंडक्टर में कब होगा। आइए उसकी भी बात करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में जो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड किस टाइम पे होगा उसको निकालना। देखिए, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये रहा कैपेसिटर, ये रहा इंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटर दे रखा, इंडक्टर दे रखा, बोल रहा है सारी की सारी एनर्जी शुरुआत में किसके पास है, तो कैपेसिटर के पास है। इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 सारी की सारी एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास। बोल रहा है कैपेसिटर की एनर्जी कितने कितने टाइम पे है, और इंडक्टर की एनर्जी कितने कितने टाइम पे। एक कंप्लीट साइकिल कब माना जाएगा, जब यहां से सारी एनर्जी इस पे गई, फिर वापस उससे एनर्जी इस पे आ गई। वो क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल होगा कि नहीं होगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि टी इक्वल टू 0 पे तो इसके पास एनर्जी थी, टी इक्वल टू T/2 पे इसके पास एनर्जी थी। फिर जब टी इक्वल टू कैपिटल टी हो गया तो वापस एनर्जी इसके पास आ गई। फिर टी इक्वल टू 3T/2 होगा तो उसके पास चली जाएगी। फिर टी इक्वल टू 5T, सॉरी 2T होगा तो इसके पास आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से एनर्जी क्या होती है, ऑसिलेट होती है। यही बताया था नहीं बताया था? एनर्जी 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 क्या होती जा रही है, ऑसिलेट होती जा रही है। इसको ग्राफ के हेल्प से समझना बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सबसे पहले तो क्या करें, यहाँ से ये कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 1/f=t, या फिर बोले 2π√L। यहां से पहले आप निकालो टाइम पीरियड कि एक ऑसिलेशन कितनी देर में होता है। फिर आप उसमें चेक करो कि कब ये सारी एनर्जी कैपेसिटर में होगी और कब ये सारी एनर्जी इंडक्टर में होगी, उस कॉन्सेप्ट से जो भी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, और यही हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक है, फटाफट बताइए क्या ये लॉजिक सभी लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सॉरी।
यस फास्ट, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएं क्या हम? फटाफट बताइए। ऐसे ही अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है, जितने सारे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। इंडक्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, बस। एल दे रखा है, आर दे रखा है, इसका मतलब सी गायब है, कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर नहीं है इसका मतलब कौन सा सर्किट है? आरएल सर्किट। आरएल सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है? तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। बताया था ऐसा पिछली क्लास में। आरएल सर्किट एक्सी 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये आ गया मेरे पास। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे करंट पूछा है। करंट पूछने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ये ऐसे निकल जाएगा रेजिस्टेंस, और फिर अपन क्या करेंगे? आई आर एम एस विल बी इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। यहाँ से जेड निकालो, यहाँ पुट करो, आरएमएस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, करंट निकला है। अरे बात हम क्या लॉजिक कर रहे हैं अपन इन सब क्वेश्चंस के पीछे? चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वापस से देखो क्या दे रखा है। एक कैपेसिटेंस दे रखा है 100 माइक्रोफैरड का, और एक रेजिस्टेंस दे रखा है 40 ओम का। 110 वोल्ट की पावर सप्लाई है, 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। अब बताओ यहाँ पर क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है बता? एल मिसिंग है। तो ये सिर्फ आरसी सर्किट हो गया। आरसी सर्किट हो गया तो इम्पीडेंस इसका कैसे निकलेगा? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल। सही है कि नहीं? डायरेक्ट वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, Z की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी कोई चीज मिसिंग हो तो किस तरीके से सॉल्व करना होता है, उसका लॉजिक भी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ। इसी लॉजिक को सॉल्व करते हुए आप चलें, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। जब भी आरसी सर्किट हो, एलसी सर्किट हो, किसी भी टाइप का इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर आपको देखने को मिले तो आप उस कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे? आप उस कॉम्बिनेशन के अंदर ये चेक कर लो कि मिसिंग क्या है। और जो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला था जो कि क्या था? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर C नहीं है तो हमने C उड़ा दिया, ये बन गया। यहाँ पर हमारे पास L नहीं था तो हमने L उड़ा दिया और ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, लॉजिक समझे, लॉजिकली करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फटाफट बताएं सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन एनसीईआरटी के और बचते हैं, जो कि कल की क्लास में अपन खत्म कर देंगे। अराउंड 10-12 क्वेश्चंस और बचते हैं जो कि कल की क्लास में खत्म हो जाएंगे। ये चैप्टर जो है कल अपना पूरा फुल एंड फाइनल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो एंट्रेस कर दो।